शुरू है। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बताएंगे कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। उम्मीद करूंगा बेहतरीन चल रही होगी और जहां से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अपने संस्थान अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने संज्ञा पार्ट 2 के क्लास में, और संज्ञा पार्ट 2 या फिर हम इसे अंतिम क्लास कह सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 50% तक कवर कर दिया। जो कुछ भी हमने कवर किया है हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। आज हम संज्ञा पार्ट 2 को पढ़ेंगे और साथियों आज ही वो दिन है जब हम संज्ञा पार्ट 2 को खत्म कर रहे होंगे। और आज आप जब संज्ञा पार्ट 2 को हम जब एक साथ खत्म कर रहे होंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस संज्ञा के माध्यम से, हमारे इस क्लास के माध्यम से। तो बताइएगा कैसे हैं आप सब, कमेंट करिए। और जो हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था ये कुछ टॉपिक थी, ठीक है, और आज हम पूर्ण रूप से संज्ञा को खत्म कर रहे होंगे। साथियों देखिए, हम जब भी अपने जीवन में किसी भी चीज की शुरुआत करने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम समाज में किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, किसी नई चीज की पहल करते हैं, तो तमाम तरीके की असुविधाएं, तमाम तरीके की बाधाएं हमारे बीच आती हैं। तो हमें इनमें क्या करना चाहिए, मैं सोचा थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो हमें इन बाधाओं से देखिए घबराना नहीं। आप जब भी पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हो, ठीक है, जहां आपका मकसद, जहां आपका लक्ष्य होता है जीवन को एक सफलता वाले मार्ग पे लेके जाना, तो तमाम तरह के हमारे और आपके जीवन में बाधाएं आती हैं। तो साथियों मित्रों, हमें इन बाधाओं से डरना नहीं है। हमें इन असफलताओं से, जो हमें छोटी छोटी असफलताएं मिलती है, यही चल के कहीं कहीं हमें सफलताओं को सुनिश्चित करती हैं। तो हमें इन सफलताओं को पाने के लिए इस संघर्ष और बाधाओं से हमें लड़ना पड़ेगा। तो पहले आप थोड़ी 2 लाइन मेरी सुनिए, और 2 लाइन सुन के फिर आज के हम अपने इस अध्याय को, संज्ञा पार्ट 2 के क्रम को शुरुआत करते हैं। तो लाइन कुछ इस प्रकार है कि कौन कहता है कि मैं असफल हूँ, कौन कहता है कि मैं असफल हूँ, जरा मेरे सामने तो आए। मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूंगा, मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूंगा, हाँ मैं बहती हुई नदी पर बांध लिखूंगा, और सुनो मुझे असफल कहने वालों, मैं अपनी मेहनत के दम पर इतिहास लिखूंगा। तो इसी ऊर्जा के साथ आज अपनी इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यही ऊर्जा आपके क्लास के अंत तक बना होना चाहिए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा। और ये ऊर्जा उस समय तक आपके जीवन काल में बना होना चाहिए जब तक आप सफलता की उस उच्च कोटि पे ना पहुंच जाएं, जहां आपका जीवन अच्छा लगने लगे आपको कि हाँ अब यही वो जगह है जहां हमें आना था, जिसके लिए हमने मेहनत की है। और उसके बाद एक सफल होने के बाद व्यक्ति एक ऊर्जा की मशीन बन जाता है। फिर लोग उससे ऊर्जा लेते हैं, फिर लोग उससे मोटिवेट होते हैं। तो इसी ऊर्जा के साथ आज अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं, संज्ञा पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले जरा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, जरा सा हम दोहरा लेते हैं कि हमने अपने पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा था। साथियों मैंने शुरुआत की थी संज्ञा से, ठीक है, मैंने आपको परिभाषा उसकी पढ़ाई थी। मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने आपको परिभाषा से बताया था कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, वो सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। फिर संज्ञा में इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमने फिर पढ़ा मूल प्रकार। मूल प्रकार कितने होते हैं मैंने आपको बताया था। संज्ञा के मूल प्रकार 2 होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है साथियों, जो हम देख सकते हैं, जो वास्तविक होता है, उसकी संख्या कितनी होती है यथार्थवाचक संज्ञा की, 4। फिर दूसरा हमने मूल प्रकार आपको पढ़ाया था भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा फिर प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार हमने पढ़ा था संज्ञा के 5 भेद। फिर जब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो फिर हमने पढ़ा आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। हमने इतना पढ़ा। फिर इसके बाद हम आए मूल टॉपिक पे, जो हमें पढ़ना था संज्ञा के अंतर्गत, वो था संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद में साथियों हमने पहले पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा, और साथ ही साथ हमने इन्हें पढ़ा ही नहीं था, हम इन्हें मूल तरीके से असल में हम इन्हें सीखे थे, हम इनकी परिभाषाएं सीखे थे। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा इसका मूल मंत्र, एक ऐसा मूल सूत्र सिखाया था आपको, ताकि आप अपने जीवन काल में कभी इसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को भूल ना पाए, ठीक है। और हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा तक पढ़ लिए थे, और आज हमें जो शुरुआत करनी है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, पढ़ते पढ़ते आज हम संज्ञा पार्ट 2 को खत्म कर रहे होंगे। और विश्वास मानिए, जब आज हम संज्ञा को खत्म कर रहे होंगे तो आप आज इस क्लास के माध्यम से संज्ञा के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के अपने जो 3 बचे हुए संज्ञा है उनको खत्म करते हैं, और संज्ञा पार्ट 2 को आज हम समापन की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाने वाला हूं, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं।
और जरा सा जातिवाचक संज्ञा में आप लिखिएगा। जातिवाचक संज्ञा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक छूट गया था कि जातिवाचक संज्ञा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए। ठीक है, साथ में साथ इसकी मैं पहचान लिखा था कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होगी जो दृश्य होगी, ठीक है, साथ ही साथ बहुवचन होगी, पहचान में बता रहा हूँ, दृश्य होगी, बहुवचन होगी और दुनिया में जिसके जैसे और होंगी। मैंने पहचान भी बताई थी। एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक लड़के का एग्जांपल लिया था, लड़के का उदाहरण लिया था और लड़के का उदाहरण क्या था कि लड़का दृश्य होता है या नहीं। बिल्कुल हम लड़के को देख सकते हैं। अब क्या दुनिया में एक ही लड़के होते हैं? नहीं, बोलेंगे आप नहीं, या लड़के दुनिया में एक से अधिक होते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा की मैंने आपको पहचान करनी बताई थी, दुनिया में जिसके जैसे और हो। तो लड़के जैसे क्या हो? लड़के नहीं होते। आप हाथी को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। क्या दुनिया में एक ही हाथी है? मतलब दुनिया में जिसके जैसे और हो और जिसका बहुवचन बन पाए साथी में, वही पहचान होती है जातिवाचक संज्ञा की। अब जरा इसमें आप नोट डाल के लिखिए, जो इसमें एक टॉपिक छूट गया था, ठीक है, कि जो नेचुरल डिजास्टर होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं बच्चों, वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आप अपने कॉपी के किसी कोने पे छोटा सा नोट बना के लिख दीजिए कि प्राकृतिक आपदाएं भी, प्राकृतिक लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी, प्राकृतिक आपदाएं भी जातिवाचक, प्राकृतिक आपदाएं भी जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं भी जातिवाचक संज्ञा बच्चों कहलाती हैं। अब क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं बच्चों? प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, जो प्राकृतिक हमें पालती है वो प्रकृति कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी बन जाती है। और जब प्राकृतिक हानिकारक बनती है तो किस प्रकार की प्रलय आती है? जैसे कि भूकंप सबसे पहले आता है, ये भी प्राकृतिक आपदाएं में आप हम गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? देखिए ज्वालामुखी आता है कि नहीं बताइएगा। ज्वालामुखी भी प्राकृतिक आपदाएं में हम लोग गिनेंगे। इसके बाद और क्या आता है बताइएगा? भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी भी है, बोलेंगे भैया सुनामी भी है। ठीक है, तो ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आती है? इनको रखा ही गया है शुरू से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं भी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ये उस दिन के अध्याय में छूट गया था। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप इतना लिख लिए होंगे, इतना समझ लिए होंगे। और आज हम इसको मिटा रहा हूं, आज हम इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे हम अध्याय को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और इसके आगे जो हमारा बच चुका था वह था भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा एकदम क्रम से चलेंगे, धैर्य बना के रखिए, सारी चीजों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा संज्ञा से, और संज्ञा से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज की संज्ञा पार्ट 2 की क्लास में जिस प्रकार से पार्ट 1 देखा था। और मेरे मित्र, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, डायरेक्टली आप संज्ञा पार्ट 2 को देख रहे हैं, तो यहाँ से बहुत कुछ कम समझ में आने वाला है, क्योंकि जब तक आप संज्ञा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तब तक ये कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो इसीलिए आप सबसे पहले संज्ञा पार्ट 1 के क्लास में जाइए, और संज्ञा पार्ट 1 के वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जहां से आप संज्ञा पार्ट 1 जाके पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता है? इसके पहले हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, तो वह संज्ञा जो लिखेंगे, वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष, भाव, गुण, दोष, वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था को दर्शाए, अवस्था का बोध कराए, अवस्था का बोध कराए। लिखेंगे अवस्था का बोध कराए। तो क्या लिखा हमने? देखेंगे, वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराए। ठीक है, बोध का अर्थ क्या होता है बच्चों? ज्ञान कराए, बताए हमें उसके बारे में। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराए। तो देखेंगे
पहले मैं आप इसको पहले इसकी पहचान लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे, पहचान लिखेंगे, फिर हम उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद हम प्रयास करेंगे, बहुत सारे उदाहरणों का प्रयास करेंगे। देखिएगा, भाववाचक संज्ञा बच्चों जो होता है, सबसे पहले तो ये अदृश्य होता है। अदृश्य क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने आपको संज्ञा का मूल प्रकार पढ़ाया था, तो मूल प्रकार में मैंने बच्चों आपको दो प्रकार बताया था। कौन कौन सा आपको याद होगा? ये अर्थातवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि अर्थातवाचक संज्ञा संज्ञा का दृश्य रूप होता है, यानी वो संज्ञाएं जो हम आसपास देख सकते हैं। और दूसरा प्रकार बताया था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा संज्ञा का कौन सा रूप बताया था? अदृश्य रूप। तो बताइए, क्या भाव को आप देख सकते हो? नहीं। तो भाव सबसे पहले अदृश्य रूप होगा। भाव सबसे पहले क्या होगा? अदृश्य रूप होगा। दूसरा क्या होगा हमारा भाव? इसकी पहचान लिखिए। दूसरा ये होगा, ठीक है, प्लेट में नहीं परोस सकते आप। सॉरी, देखिए मैंने क्या लिख दिया, प्लेट में नहीं। ये बनाया गया है, ये एक विशेष व्यक्ति द्वारा, आदरणीय व्यक्ति द्वारा ही इस सूत्र को बनाया गया है, ठीक है, ताकि जिससे हम संज्ञा आजीवन काल तक अपने जीवन में याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, ठीक है। ये इसकी मैं बेसिक पहचान आपको लिखवा रहा हूं। तो देखिएगा कि वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का, ठीक है, अवस्था, देखिए मैंने आदि यहाँ पे छोड़ दिया है, देखेंगे एक मिनट, आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मैंने फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि पहचान क्या होगी? कि अदृश्य होगा, यानी भाववाचक संज्ञा को आप बिल्कुल नहीं देख सकते, प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए भाव क्या हो सकता है, ठीक है। परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, आप किसी विशेष टॉपिक को पढ़ते हो, उसके बारे में जो परिभाषाएं होती है, अगर आप परिभाषा को अच्छे से समझ गए तो सारा टॉपिक, सारा मटेरियल उसके आसपास ही घूमता है, ठीक है। आप भाववाचक संज्ञा में ही भाववाचक संज्ञा की बातें छुपी हुई हैं। तो भाव क्या होता है बताइए? भाव क्या होता है? भाव एक खुशी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाव क्या हो सकता है? खुशी हो सकती है, ठीक है। भाव दुख भी हो सकता है। अभी हम सब प्रयास करेंगे, सब इन पहचान पे, इन जो मैंने पहचान लिखवाई, इन सारे उदाहरणों को उस पहचान पे मैं प्रयोग करूंगा और सिद्ध करूंगा कि एक भी उदाहरण इस पहचान के दायरे से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। दुख हो सकता है, और भाव क्या हो सकता है? प्रेम भाव हो सकता है। बोलेंगे हाँ भैया, प्रेम भी एक भाव है, ठीक है। और क्या हो सकता है? क्रोध भी एक भाव है, बिल्कुल। क्रोध से आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कभी भी जीवन में किसी के से क्रोध न करें। क्रोध करें तो एक लंबे समय के लिए उस व्यक्ति, उस इंसान से आप क्रोधित न रहें, क्योंकि क्रोध में इंसान अपना ही नुकसान करता है, ठीक है। तो खुशी हो गई। तो बताएंगे कि क्या आप खुशी को देख सकते हैं? देख सकते हैं? बताइए। नहीं। कहाँ खुशी कैसे दिखती है? आप बोलेंगे नहीं भैया, हम देखे थे कि हमारी दीदी जब शादी हो रही थी तो हमारी दीदी बहुत खुश थी। बच्चा, आपने उनके चेहरे का एक चित्रण देखा होगा, एक एक्सप्रेशन देखा होगा, एक भाव देखा होगा, खुशी आपने नहीं देखी होगी। मैंने कहा चलो खुशी को जरा प्लेट में 2 किलो निकाल के परोस दो, क्या परोस पाओगे? बोलेंगे नहीं भैया, खुशी को कहाँ प्लेट में परोस सकते हैं। दूसरा बताइए दुख। जब उनकी विदाई हो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत दुख थी। मैंने कहा तो जरा उनकी दुखी को दिखाओ, तो रो रही थी। तो बच्चा, आपने उनकी आंखों से पानी गिरते हुए देखा, उनके दुख को नहीं देखा, दुख उनके चेहरे का एक चित्रण को देखा होगा। और चित्रण को देख के आपके मन में ये बोध हो गया होगा कि दीदी हमारी दुखी है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी विदाई हो रही है। मैंने कहा जरा दुख को आप प्लेट में परोस दो, क्या परोस सकते हैं? बोलेंगे नहीं भैया, दुख को तो हम प्लेट में नहीं परोस सकते। प्रेम, प्रेम भी एक भाव होता है। मैं कहा प्रेम दिखता है क्या आपको? नहीं, प्रेम कहाँ दिखता है? प्रेम तो अदृश्य होता है बच्चों। क्या प्रेम को कहूँ प्लेट में जरा परोस के दिखा दो, परोस सकते हो? बोलोगे नहीं सर, प्रेम हम कैसे परोस सकते हैं। दूसरा क्रोध, क्रोध दिखता है, क्रोध को कहूँ जरा प्लेट में निकाल के परोस दो, क्या परोस सकते हो? बोलेंगे नहीं भैया, कहाँ प्लेट को क्रोध को कहाँ प्लेट में परोसा जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में, जो आप पहचान के बलबूते पे भाववाचक संज्ञा को अपने जीवन काल में दीर्घकालीन तक याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखवाया था? गुण। बताइए, भाववाचक संज्ञा में गुण भी आता है। क्या होता है गुण? गुण किसी व्यक्ति के बारे में उसकी अच्छाइयां होती हैं, जैसे कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार भी क्या हुआ? उसका गुण हुआ। ईमानदार क्या हुआ? उसका गुण हुआ, ठीक है, ईमानदार।
ईमानदारी लिखते हैं, ईमानदार नहीं होता, ईमानदारी होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, परिश्रमी भी हो सकता है व्यक्ति, परिश्रमी भी उसका क्या होगा, एक गुण होगा, परिश्रमी भी क्या होगा, गुण होगा। तो ईमानदारी, उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, वो कुछ भी किसी से छुपाता नहीं, वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से छुपाना नहीं, हमसे सबसे वो अच्छे से पेश आता है, तो उसी व्यक्ति को तो ईमानदार कहते हैं। तो ईमानदारी को बताइए, ईमानदारी भाव दिखता है नहीं, ये तो इंसान के अंदर होता है, ठीक है, और इंसान की अच्छाइयों को ये बताता है। मैं कहूँ जरा ईमानदारी को प्लेट में परोस दीजिए, तो क्या आप परोस पाएंगे? कहेंगे नहीं भैया, कहेंगे नहीं सर, ईमानदारी को हम प्लेट में कहाँ परोस सकते हैं। परिश्रमी, वो व्यक्ति बहुत मेहनती है, वो व्यक्ति बहुत मेहनती और बहुत परिश्रमी है, पसीना बहा के दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए 2 रोटी लेके आता है। तो बताइए परिश्रमी कहीं दिखता है? नहीं, परिश्रमी तो आदमी के अंदर होता है, उसके भाव में होता है, ठीक है। प्लेट में परोस सकते हैं क्या परिश्रमी को? बोलेंगे नहीं सर, प्लेट में कैसे परोस सकते हैं। तो यह कुछ भाववाचक संज्ञा के मुख्य उदाहरण है, जो आप इन पहचान के बलबूते पे आप इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आया होगा। आप आगे देख सकते हैं, दोष क्या हो सकता है। दोष, कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या कोई व्यक्ति बेईमान नहीं होगा? कोई व्यक्ति ईमानदार है तो क्या कोई व्यक्ति बेईमान नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो वो बेईमानी क्या होगी, वो उसका दोष होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति, बुराई क्या है, बुराई भी एक दोष ही है ना, बुराई भी क्या है, एक दोष ही तो है। तो बेईमान और बुराई क्या हुआ, दोष हुआ, ठीक है। तो बेईमानी को मैं कहूँ जरा आप प्लेट में परोस दो, परोस सकते हो? बेईमानी दिखती है आपको? नहीं, वो तो इंसान के भाव में होता है, वो तो चोर होता है मन के अंदर, है ना। अब मैं बात करूं अवस्था। बच्चों अवस्था क्या होती है? अवस्था भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, अवस्था भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अवस्था क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं, जवानी, जवानी के दिन चमकीले हो गए, ठीक है। जवानी क्या है? ये भी तो एक अवस्था है, ठीक है। जवानी के बाद फिर क्या आता है बच्चों? बुढ़ापा आता है, ये भी क्या है, एक अवस्था है। अब जरा पहचान से इनको हम थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जरा पहचान के बलबूते पे इनको और थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं, इन पे थोड़ी और पकड़ बनाते हैं। तो बताइए जवानी हमें दिखती है कहाँ? जवानी हमें दिखती नहीं, इंसान हमें दिखता है। तो किसी भी व्यक्ति की जवानी नहीं दिखती है, ठीक है। वो यंग दिख रहा है तो वो जवान नहीं दिख रहा है, वो भाव होता है, वो ऊपर से झलकता है, ठीक है। जवानी को मैं कहूँ जरा प्लेट में परोस दीजिए, क्या आप परोस सकते हैं? बोलेंगे कहाँ सर, जवानी हम प्लेट में कहाँ परोस सकते हैं, ठीक है। बुढ़ापा भी एक अवस्था होती है, बुढ़ापा भी एक अवस्था होती है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। मैंने कहा कि जरा बुढ़ापा को आप प्लेट में परोस दीजिए, तो क्या परोस सकते हैं? बोलेंगे नहीं भैया, सही कह रहे हैं कि बुढ़ापा को प्लेट में कैसे परोसा जा सकता है। बुढ़ापा तो एक अवस्था होता है जो एक समय बाद, एक निश्चित समय बाद सभी व्यक्ति के जीवन काल में आना निश्चित होता है। तो बोलेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? बताइएगा, कमेंट करिएगा, बताइए। देख लीजिए, इतने में मैंने आपको ये सारी चीजें लिखवा डाली है भाववाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो एक अलग तरीके से उसको जाने, एक अलग तरीके से सीखिए। पढ़ते तो सब है, पढ़ते तो सब है, निर्भर इस बात पे करता है कि आप उस पढ़ी हुई चीज को कितने समय तक अपने जीवन काल में याद रख रहे हैं। तो इससे इस चीज को, इस कथन को, ठीक है, यानी अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन काल में याद रखने के लिए यूनिक तरीके से पढ़ना चाहिए। और वो यूनिक तरीका ये है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो एक यूनिक तरीके से याद रखें। तो मैंने भाववाचक संज्ञा को याद करने का एक यूनिक तरीका बताया, इसकी पहचान कि भाववाचक संज्ञा सदैव क्या होगा, अदृश्य होगा, और जिसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है, जिसे प्लेट में नहीं परोसा जा सकता है। बच्चों एकमात्र पहचान होगी वही भाववाचक संज्ञा की। और मैंने जितने भी उदाहरण लिखवाए वो सारे उदाहरण को मैंने पहचान के साथ स्पष्टीकरण किया, पहचान पे लागू किया, और एक भी उदाहरण ऐसा नहीं था बच्चों जो पहचान को उस पार जा रहा था, जो पहचान के खिलाफ जा रहा था। तो बताइएगा इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं? बताइए इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटाएंगे और अपने आगे के क्रम की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसमें? हमने संज्ञा के भेद में अब तक 3 भेद बच्चों हमने पढ़ लिया, 3 भेद हमने बच्चों इसमें पढ़ लिया। और वो तीनों भेद के नाम एक बार आप बताएंगे। संज्ञा के मैंने बताए थे मूल भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं बताएंगे 5। कौन कौन से भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है,
उसके बाद जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। हमने पढ़ा ही नहीं, हमने इसमें एक मूल मंत्र भी दिया जो आप दीर्घकालीन यानी एक लंबे समय तक अपने जीवन काल में याद रख सकते हैं। और जो चौथा हमारा क्या है भाववाचक के बाद बच्चों, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों उसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखेंगे, लिखते रहिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, पहले इसकी परिभाषा को लिखते हैं। वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराए, बोध अर्थात ज्ञान कराए, बोध कराए। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराए। ठीक है, अच्छा मैं अक्सर देखता हूं कहीं होता है कि बच्चों को द्रव्य में और एक होता है द्रव्य में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों देखिए, द्रव्य क्या होता है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की जानकारी मिलेगी। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको बताया जाएगा कि द्रव्य यानी मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक ठोस होता है, एक तरल होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है। ठीक है, शायद मैं नाम उच्चारण में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि मैटर की 5 यानी द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस होता है और दूसरा होता है तरल। मैंने क्या बताया? तरल। तो तरल को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और तरल को ही बच्चों क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। यानी द्रव्य क्या है? द्रव्य की जो 5 अवस्थाएं हैं, उन्हीं 5 अवस्थाओं में उसका एक अवस्था है द्रव। तो देखिए, नाम एक जैसे हैं, शायद प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसे हो रहा है, तो आपको इनमें भ्रमित नहीं होना है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य की जो 5 अवस्थाएं होती हैं उनमें से एक अवस्था है द्रव्य का। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आज से पहले आप भ्रमित थे तो ये कंफ्यूजन आज से दूर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। तो द्रव्य के अंतर्गत आते क्या है भैया? आप बोलेंगे द्रव्य के अंतर्गत आते क्या है? तो बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है खाने पीने की चीजें। वो दुनिया में ये भी तो है, मैंने बताया था ना, संसार में आपके परिवेश में जो कुछ भी देख पा रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी आप महसूस कर पा रहे हो, छू पा रहे हो, सारी चीजें संज्ञा। तो क्या खाने पीने की चीजें नहीं आती? क्या खाने पीने की चीजें मंगल ग्रह से लाते हैं? नहीं, पृथ्वी पे ही है। तो खाने पीने की चीजें हैं, तो आप समझे कि खाने पीने की चीजें भी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। बोलेंगे हाँ, खाने पीने की चीजें भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, खाने पीने की चीजें। थोड़ा सा मार्कर का इंक मेरे ख्याल से थोड़ा डीप हो गया, देखेंगे। तो थोड़ा सा नहीं दिखे तो आप जरा, मैं भी मार्कर मंगा रहा हूँ। ठीक है, खाने पीने की चीजें पहला आता है। खाने पीने की चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब क्या हो सकता है खाने पीने की चीजें? अब मैं भी इसकी भी पहचान बताऊंगा। खाने पीने की चीजें जैसे दूध, बोलेंगे हाँ भैया ये भी पीने की चीज है। घी खाने की चीज है, दाल में डाल के खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। और क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल, देखिए मैं क्या लिख दिया, पानी भी हो सकता है। और बताइए क्या हो सकता है? बताइए, दूध हो सकता है, घी हो सकता है, पानी हो सकता है। क्या बच्चों तेल भी हो सकता है? बोलेंगे हाँ सर, तेल भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें हैं, दूध, घी, पानी, तेल के अंतर्गत आती है। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत खाने पीने की चीजें आती हैं। ठीक है, साथ में साथ अब बताइए, अब मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, बताइए, मैं आपसे कहा जरा बताइए, घी को क्या आप गिन सकते हैं? क्या घी को गिना जा सकता है? बोलेंगे कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ भैया हमारे घर में 4 बॉटल घी रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ घी को गिना जा सकता है कि? मैंने ये नहीं पूछा कितना बॉटल घी रखा गया है। मैंने आपसे पूछा क्या बताइए घी को गिन सकते हैं? बताइए घी को क्या गिना जा सकता है? सिंपल सा जवाब है, साधारण सा जवाब है, नहीं, घी को नहीं गिना जा सकता। दूध को आप गिन सकते हैं कितना दूध है? बोलेंगे हमारे घर में 2 बॉटल दूध रखा हुआ है। मैंने बॉटल की बात नहीं की, मैंने बोला कि आप इनको गिन सकते हैं या नहीं। तो दूध को भी नहीं गिना जा सकता, पानी को भी नहीं गिना जा सकता, तेल को भी नहीं गिना जा सकता। तो मतलब खाने पीने की क्या जितनी भी चीजें सबको नहीं गिना जा सकता?
क्या ऐसा होता है? नहीं। मैं कहूं एक केला फल होता है, एक फल होता है आम। तो केला जब खरीदते हैं तो एक दर्जन में 12 केला आता है। आम कहेंगे हमारे घर में 4 आम रखे हुए हैं पकने के लिए। तो सर भैया आपने अभी तो बताया कि दूध को हम कहाँ गिन सकते हैं, घी को हम कहाँ गिन सकते हैं, और केला आम भी तो खाने पीने की चीजें हैं, अभी आप इन्हें गिन के भी बता रहे हैं, फिर ये कैसा असमंजस वाली आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए आप लोग कि द्रव्यवाचक, ऐसा नहीं कि जितने भी खाने पीने की चीजें आप ला के द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल बच्चों वही चीज आएंगी जिनको गिनना असंभव है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिना नहीं जा सकता। जैसे नमक है, नमक को आप गिन सकते हो क्या? कितनी बारीक होता है, कहाँ गिन सकते हो? ठीक है, यानी जिनका परिमाण हो, जिनको केवल मात्रा के द्वारा उनको पकड़ा जा सके। दूध लीटर में होता है, ठीक है, पानी लीटर में होता है, तेल भी लीटर में होता है, यानी जिनका परिमाण हो। खाने पीने के अंदर जितनी भी सारी चीजें आती हैं, कुछ चीजें परिमाण के तो आधार पे आती हैं, तो कुछ गिनती के आधार पे आती है। तो जिन्हें गिना जा सकता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, तो आप कहीं ये चीज नोट करके लिख लीजिए, ये चीज मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं, ये चीज आप कहीं नोट करके लिखिए, मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूं। जिनकी गिनती न की जा सकी, ये पहचान होगी बच्चों। द्रव्यवाचक संज्ञा की एकमात्र ही पहचान होगी जिनकी गिनती न की जा सके, जिनकी गिनती न किया जा सके। यह इसका महत्वपूर्ण पहचान है, जिनकी गिनती न किया जा सके, जिनकी गिनती न किया जा सके वही पहचान होगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब बहुत सारी चीजें आती हैं खाने पीने की जिन्हें हम गिन सकते हैं, और वहीं बहुत सारी कुछ ऐसी भी आती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, और हम उदाहरण के तौर पे अपने व्हाइट बोर्ड पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बताएंगे इतना क्लियर हुआ? और बताइए दूसरा अब हम पढ़ेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत दूसरा क्या आता है। दूसरा बच्चों क्या आता है बताइएगा? दूसरा आता है आपका खनिज और धातु। खनिज और धातु, ठीक है। द्रव्य का बोध, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कर रहा है। मैंने परिभाषा लिखवा दिया, फिर मैंने आपको इसकी पहचान लिखा दी। आप ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बलबूते पे आप द्रव्यवाचक संज्ञा को याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको पहला बताया खाने पीने की चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसमें जानने की बात थी, इसमें ट्विस्ट ये है कि जितनी भी खाने पीने की चीजें आती हैं वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती, जिन्हें न गिना जा सके। ठीक है, जिन्हें न गिना जा सकते, जो केवल मात्रा के आधार पे बताया जा सके। ठीक है, दूध आप मात्रा के आधार पे बता सकते हैं, घी मात्रा के आधार पे बता सकते हैं, पानी मात्रा के आधार पे, जिनकी मात्राएं हैं, जिनकी क्वांटिटी, जिनका परिमाण हो, ठीक है, वही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और जिन्हें गिना जा सकता है, जो खाने पीने की चीजें जिन्हें गिना जा सकता है बच्चों, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती है। और यही बात आपको इस द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? खनिज और धातु। खनिज और धातु में क्या आता है बच्चों? इसी में बच्चों आता है लोहा आपका आता है। ठीक है, बोलेंगे हाँ भैया ये भी तो संसार में पाया जाता है, सोना आता है, आहा बड़ा महंगी चीज है ये तो, चांदी भी आता है, महंगी तो ये भी है भैया। हाँ, लोहा, सोना, चांदी, बताइए क्या आप इन्हें गिन सकते हैं? क्या आप इन्हें गिन सकते हैं? लोहा को गिन सकते हैं, सोना को गिन सकते हैं, चांदी को नहीं। इनका तो मात्रा होता है। आप सुनार के पास जाइए, सोना आपको वजन करके देता है, गिन के नहीं देता है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत यही दो प्रकार की चीजें आती हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी मैंने पहचान आपको क्या बताई कि द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा, ठीक है, जो किसी द्रव्य का बोध कराए और जिनकी गिनती न किया जा सके, जिनकी काउंटिंग हम न कर सके बच्चों, वही क्या कहलाएगा? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। बताइएगा इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं? उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। बताइएगा। तो देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा स्पष्ट रूप से आपको क्लियर होगा। अब जो हम आगे संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है,
हमने अब तक क्या पढ़ लिया बच्चों, एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे, फिर से हम रिमेम्बर करेंगे, एक बार फिर से हम दोहराएंगे। अब तक हमने संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के भेद में सबसे पहला प्रकार पढ़ा था हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा पढ़ा था हमने जातिवाचक संज्ञा, तीसरा पढ़ा था हमने भाववाचक संज्ञा, चौथा पढ़ा हमने द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम जो पांचवा पढ़ेंगे, ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे संज्ञा पार्ट 2 का अंतिम टॉपिक, संज्ञा पार्ट 2 का अंतिम अध्याय। और अंतिम अध्याय बच्चों क्या होने वाला है बताइएगा, अंतिम अध्याय में ये टॉपिक क्या होने वाला है, समूहवाचक संज्ञा। ओहो, समूहवाचक संज्ञा, इसी पे आज संज्ञा का पूरा दम निकलेगा, समूहवाचक संज्ञा। याद रखिए समूहवाचक संज्ञा को हम ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समुदाय वाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा को बच्चों क्या कहते हैं, समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखें, क्या होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, परिभाषा देखिए, लिखते हैं, लिखिएगा, वह संज्ञा। ठीक है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा खेद है अगर आप थोड़ा सा भी कम दिख रहा होगा मेरा लिखा हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई है नहीं कि मैं उससे इंक मंगाऊं, अगर मैं इंक लेने जाऊं तो थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा को बच्चों समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कहीं गलती हुआ तो आप उसको समझ, इतना उम्मीद करूंगा थोड़ा समझते हुए चलिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं वो स्पष्ट रूप से बोल भी रहा हूं, तो अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आपका गलत कुछ नहीं होने वाला। वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, इतना लिख लीजिए, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए। किस प्रकार का समूह का बोध कराए, तो किस प्रकार का समूह पूछेंगे आप, मन में डाउट आएगा। तो सबसे पहले बताइए, इसमें जो सबसे पहले बच्चों आएगा समूह, वह होगा व्यक्तियों का समूह। ठीक है, जैसे द्रव्यवाचक में भी आया था, सबसे पहले क्या आया था द्रव्यवाचक संज्ञा में बताइएगा। द्रव्यवाचक में पहला आता खाने पीने की चीजें, ठीक है, और दूसरा आता खनिज और धातु, जिसमें लोहा चांदी की गिनती की जाती है। ठीक है, सॉरी मतलब लोहा चांदी को रखा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओहो, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गई। अब देखिए मैं लिख कुछ और रहा था, लिखा कुछ गया, माफ करिएगा आप लोग। वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आ जाता है व्यक्तियों का समूह। बच्चों किसका समूह आता है, व्यक्तियों का समूह। थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा से नहीं चल रहा है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। अच्छा बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा में और समूहवाचक संज्ञा में एक अंतर है। अंतर क्या है कि समूहवाचक यानी जो भी कुछ होगा, यानी व्यक्तियों का समूह होगा, तो बताइए क्या समूह को गिना जा सकता है, बताएंगे, व्यक्तियों के समूह को गिना जा सकता है क्या। अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में महाकुंभ का पर्व था जो खत्म हुआ है अब जाके, तो महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई थी, करोड़ों लोग आए थे। तो ये आंकड़ा हमारे बीच है, कितने करोड़ लोग आए, तो कहीं कहीं गिना ही तो गया है। पूरे विश्व में 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये गिना गया है, तभी तो ये आंकड़ा बताते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसकी पहचान होगी कि जिनकी गिनती की जा सकती है। द्रव्यवाचक में क्या था कि जिनकी गिनती न की जा सकी, वही पहचान होगा द्रव्यवाचक संज्ञा का। लेकिन समूहवाचक संज्ञा में इनमें जो संज्ञाएं होती है उनकी गिनती की जा सकती है। तो व्यक्तियों का समूह जो होता है, क्या इनकी गिनती की जा सकती है कि नहीं, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, दुनिया में इतने लोग रहते हैं, ठीक है, करोड़ों का आंकड़ा है हमारे बीच जो हमें पता है, तो कहीं कहीं गिना गया है, गिनती के आधार पर तो हम बता सकते हैं गिना गया है, जानकारी हमारे पास है क्योंकि उन्हें गिना गया, इसलिए तो हम जानते हैं। तो बताइए व्यक्तियों के समूह में क्या आ सकता है, जरा बताइएगा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, तो पहला समूह किसका होगा, व्यक्तियों का समूह।
व्यक्तियों के समूह की जानकारी दे वही समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा और जिनकी गिनती की जा सकती है। तो पहला समूह आता है परिवार। परिवार बताइए व्यक्तियों के समूह से बनता है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बनता है। दूसरा, बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, तो बच्चों का समूह हुआ कि नहीं? क्या कक्षा में जितने बच्चों को गिना जा सकता है कि नहीं? क्या परिवार के सदस्यों को गिना जा सकता है कि नहीं? दूसरा, सभा। सभा जो बैठती है, सभा में भी गिनती की जा सकती है और सभा भी व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है। और बताइए क्या हो सकता है? पुलिस होती है, पुलिस भी व्यक्तियों के समूह से बनता है, ठीक है, पुलिस भी व्यक्तियों के समूह से बन सकता है और बन सकता नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? सेना हो सकता है, ठीक है। और व्यक्तियों का समूह क्या हो सकता है बताइएगा? संसद हो सकता है कि नहीं? बताइए। और क्या हो सकता है? परिवार हो गया, कक्षा हो गया, सभा हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, संसद हो गया, है ना, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता बनते हैं, तो ये भी व्यक्तियों के समूह से बनता है कि नहीं? बताइएगा, ठीक है। भीड़ भी एक हो सकता है, भीड़ भी, लाखों की भीड़ आई, प्रयागराज महाकुंभ लगा तो सर वहां लाखों की भीड़ आई, भगदड़ हुए तो करीब 1000 लोग मारे गए। तो कहीं कहीं ये आंकड़ा है, इनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो बताइए समूह का बोध कर रहा है कि नहीं? परिवार समूह में तो रखता है, कक्षा में बच्चों की समूह ही तो बैठती है, सभा में व्यक्तियों का समूह ही तो होता है, पुलिस में एक विशेष बल पुलिस जो हमारे समाज के सुरक्षा रक्षा के लिए लगी रहती है, इनका भी एक समूह होता है, सेना भी एक समूह में आती है, संसद भी जहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठते हैं, ठीक है। भीड़ भी क्या हुआ? समूह का एक हिस्सा हुआ कि नहीं? बताइएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा में अगर कभी कोई आपसे अंतर पूछे तो बेटा आपको सिंपल सा एक अंतर बताना है कि सर द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिनकी गिनती न की जा सके और समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिनकी गिनती की जा सकते। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के समूह आते हैं, पहला आता है व्यक्तियों का समूह और दूसरा क्या आता है? आप देख लीजिए, पहले इतना मैं इसको मिटाऊंगा, आप देख लीजिए, समूहवाचक संज्ञा आप देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो आता है, पहला आप याद रखना है आपको, पहला आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, मार्कर में इंक शायद खत्म पड़ी हुई है। व्यक्तियों का समूह अभी मैंने इसमें भरा था लेकिन पता नहीं है क्यों चल नहीं रही है, शादी ब्याह साथ देने की मूड में नहीं लग रही है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा, आपको इतना याद रखना है कि व्यक्ति और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पहला जो समूह आता है व्यक्तियों का समूह आता है, ठीक है। ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा बच्चों बस, ठीक है। देखिएगा दूसरा समूह कौन सा आता है बताइएगा? दूसरा समूह आता है वस्तुओं का समूह। किसका समूह? वस्तुओं का समूह। किसका समूह बताइएगा? वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। अब वस्तु के समूह क्या होता है देखते हैं। वस्तुओं के समूह में क्या आता है? आप देखते होंगे कि आपके घर में चाबियां पड़ी होती है जिसमें ताला बंद किया जाता है। अब चाबियों का एक गुच्छा होता है कि नहीं? ठीक है, तो गुच्छा बनता है, बहुत सारी चीजों का गुच्छा होता है ना। तो गुच्छा भी क्या हुआ? एक समूह हुआ कि नहीं? ठीक है, तो वस्तुओं के गुच्छा में ये आ सकता है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा में आपको अब तक मैंने जो पढ़ाया कि दो प्रकार के समूह आते हैं। एक आता है बच्चों व्यक्तियों का समूह, जिसमें मैंने आपको बताया सेना, आर्मी, पुलिस, भीड़, सांसद, परिवार, कक्षा, ये जो होते हैं व्यक्तियों के समूह से जो बने, ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। मैंने इसकी पहचान भी आपको बताई कि जिनकी गिनती किया, मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जिनकी गिनती किया जा सके, जिनकी गिनती किया जा सके, वही पहचान होगी किसकी? समूहवाचक संज्ञा की, ठीक है। पहला मैंने आपको पढ़ाया था, इसके अंदर दो प्रकार के समूह आते हैं। पहला व्यक्तियों का समूह जो आपको बताया, परिवार है ना, कक्षा जो व्यक्तियों बच्चों के समूह से बनता है, परिवार भी परिवार के सदस्य व्यक्तियों के समूह से बनता है ना। संसद जहाँ बड़े बड़े नेता बैठते हैं व्यक्तियों के समूह से बनता है। भीड़, व्यक्ति जहाँ बहुत सारे इकट्ठा होते हैं वही तो भीड़ होती है। अब भीड़ में व्यक्ति तो होते हैं क्या? जानवर होते हैं क्या? नहीं, व्यक्ति ही होते हैं, ठीक है। और जिनकी गिनती किया जा सके, यह पहचान होगी किसकी बच्चों? समूहवाचक संज्ञा की। उम्मीद करूंगा कि आपको संज्ञा का यह अंतिम टॉपिक, अंतिम विषय याद आया होगा। और अगर आप यूपी पेट या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी में एक सामान्य हिंदी का एक सिलेबस होता है जिसमें संज्ञा एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो संज्ञा में आपको जितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्रम वाइज और एक संपूर्ण कंटेंट जितना होना चाहिए एसएससी जीडी यूपी पेट के हिसाब से, ठीक है, उतना आप संज्ञा पार्ट 2 की मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया है।
उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी आप संज्ञा पार्ट 2 में आज इस अंतिम अध्याय में जो कुछ भी आप सीख रहे हो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से अब तक पढ़े, अब तक सीखे। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से उसको पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। और जो कुछ भी मैंने इसकी पहचान बताई थी, उम्मीद करूंगा बच्चों कि एक दीर्घकालीन जीवन तक आप अपने जीवन में याद रखेंगे, उसे कभी भूल ना पाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा, कमेंट करिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और जितने भी बच्चे मेरे, जितने भी मेरे पुराने छात्र और छात्राएं जो मुझे देख रहे हैं, आप बच्चे, आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी चल रही है, तो बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। आप अपने आसपास अपने माँ बाप और हम संस्थान का नाम रोशन करिए और बहुत सारे आप जीवन में उपलब्धियों को हासिल करिए, तरक्की के हासिल करिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो यह था हमारा अंतिम क्लास संज्ञा पार्ट 2 का। अब इसके बाद हम अगले अध्याय में मिलेंगे और अगला अध्याय हमारा क्या होने वाला है, सर्वनाम की क्लास, जहां हम एक नए तरीके से एक नए रूप में मिलेंगे। और आज हमारा संज्ञा पार्ट 2 पूर्ण रूप से संज्ञा आज हमारा खत्म हो रहा है और उम्मीद करूंगा कि आप आज की क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सर्वनाम की क्लास में। तब तक आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद जबरदस्त रहिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।